स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन का जो कॉम्बाइंड इक्वेशन है, उसका कॉम्बाइंड इक्वेशन क्या है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में कॉम्बाइंड इक्वेशन एक बार रिकैप कर रहा हूँ मैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या था बताइए सभी लोग, 2hxy प्लस ऑफ by स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 था, यही था ना। अब ये एक्चुअली होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है ये। तो दैट्स वाई ये दो स्ट्रेट लाइन, जितना डिग्री रहेगा उतने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन को ये रिप्रेजेंट करता है ना। उसके लिए सिंपल तरीका सब है, बहुत सिंपल बातें मैंने बताया था कि अगर स्लोप के फॉर्म में इसी को अगर कन्वर्ट करना हो कि तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स होता है। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर लिया जाए तो ये बन जाएगा a प्लस ऑफ 2h, दिस इज क्या बन जाएगा 2h y बाई एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। प्लस ऑफ b टाइम्स ऑफ y बाई एक्स इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, y बाई एक्स को m अगर रख ले तो bm स्क्वायर प्लस ऑफ 2hm प्लस ऑफ a इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके दो रूट होंगे, एक m1 और एक m2। तो सम ऑफ रूट यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 प्लस ऑफ m2 का वैल्यू माइनस ऑफ 2h अपॉन b आएगा। एंड m1 इंटू m2 का जो वैल्यू है, दिस इज m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आएगा, a बाई b आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने बोला था, डायरेक्ट याद रहे तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था एंगल बिटवीन द लाइन्स, tan थीटा का वैल्यू, फॉर्मूला याद है क्या, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी अपॉन में नीचे क्या आया था a प्लस ऑफ b, इसका मॉड वैल्यू। तो ये था एक्चुअली एंगल बिटवीन द लाइन्स का फॉर्मूला, है कि नहीं, एंगल बिटवीन द लाइन्स का फॉर्मूला। अब ये बताया था कि h स्क्वायर माइनस ए बी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या हो सकता है भाई, 3 केस हो सकता है, या तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाए, या तो 0 हो जाए, या तो पॉजिटिव हो जाए। तो जब h स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा तो इसका तो एंगल 0 हो जाएगा, तो लाइन्स कॉन्सिडेंट हो जाएगा इस केस में, सही है ना, दिस इज कॉन्सिडेंट। जब h स्क्वायर इज लेस देन ए बी मतलब निगेटिव आ जाएगा अंदर में, तो निगेटिव होगा इसका मतलब क्या, इमेजिनरी लाइन्स होंगे। और ये चीज़ जब पॉजिटिव होगा, h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो क्या हो जाएगा बताइए, इस केस में लाइंस क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस होंगे। तो ये था एंगल बिटवीन द लाइन से कंक्लूजन्स वगैरह निकल के यही सब आए थे, छोटी छोटी बातें। और फिर उसके बाद एक केस अलग से एक बताया था कि जब एंगल 90 हो जाएगा, मतलब थीटा, जब एंगल बिटवीन द लाइंस, ये जो एंगल लाइन पास कर रहा है ऑरिजिन से, इसके बीच में अगर एंगल 90 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, एंगल थीटा टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड आना चाहिए। तो इट मीन्स दैट a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस बी का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर ये दोनों 0 दिखाई दे, इसका मतलब वो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस होंगे, ठीक है ना। तो ये अलग से बताया था। एक चीज़ और बताया था, इफ़ द लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड, इफ लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस, लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, तो क्या इसमें रिलेशन आया था निकल के, याद है कुछ, विथ एक्स एक्सिस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था निकल के, इसके लिए निकल के आया था h इक्वल टू 0, मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इतना बेसिक बातें जो हमें याद रखना चाहिए, बाकी चीज़ें तो ठीक है। बाकी एक और चीज़ बताया होगा कि एंगल, ये जो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन होता है, एंगल बाइसेक्टर्स याद आ रहा है भाई, एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, कॉम्बाइंड इक्वेशन, और ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ by स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स क्या होगा, यहाँ से कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स अगर निकालना हो तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ये सोच के देखिए, कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो यहाँ से अगर फाइंड आउट करना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू
एक्स वाई अपॉन एच, दिस इज द कॉम्बाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। और एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या होता है, किसी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो एंगल, मान लीजिए लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा ही परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इसका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो दैट्स वाई ये हमेशा ही एक्चुअली परपेंडिकुलर आता है निकल के, ये बात ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1/a माइनस बी है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर -1/a माइनस बी है, तो दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये वैलिडेट है ना, ये बिल्कुल वैलिडेट है। और बाकी हमने बताया था कि कुछ भी रिलेशन वगैरह अलग अलग टाइप से दे दिया जाता है, कुछ रिलेशंस वगैरह दे देगा तो फिर वहाँ से कोफिशिएंट्स में रिलेशन ए बी और एच में कुछ क्वेश्चन वगैरह भी सिंपल ही किए थे, लेकिन हमने पिछले टर्म पे किया ज़रूर होगा, है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें पहले क्लियर है क्या सभी को, ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि नहीं। और बताया था कि कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन होगा, चाहे डिग्री 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, चाहे n डिग्री का हो, वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ही रिप्रेजेंट करेगा। अब बाकी जितना डिग्री होगा उतने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगे, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। बाकी जो है अब स्ट्रेट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसमें हम बात करेंगे आज, स्ट्रेट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0, ओरिजिन से अगर स्ट्रेट लाइन नहीं पास करेगा, ठीक है, तो उसका कॉम्बाइंड इक्वेशन कैसा हमें दिखाई देगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो उसके बारे में मतलब क्या है, जैसे ये एक्सिस से, कोऑर्डिनेट एक्सिस से अपना मान लेते हैं, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो नॉर्मली ये कोई सा भी लाइन ले लो, जैसे ये लाइन ले लिया, ये लाइन ले लिया, भाई कोई भी इक्वेशन हो सकता था। जैसे मान लीजिए एक लाइन का इक्वेशन a1x प्लस और b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरे लाइन का इक्वेशन है सर a2x प्लस ऑफ दिस इज b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अगर इस तरीके का है, ये अगर पेयर ऑफ लाइंस है, तो पेयर ऑफ लाइंस अगर इस तरीके का है, तो इसका हमें इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना हो, कॉम्बाइंड इक्वेशन, तो कॉम्बाइंड इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या दिखाई देगा, पहले हमें बताइए सभी लोग कि कॉम्बाइंड इक्वेशन अगर देखें तो कॉम्बाइंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a1x प्लस और b1y प्लस c1 इनटू में क्या होगा, दिस इज a2x प्लस ऑफ दिस इज b2y प्लस ऑफ c2 दिस इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब इसमें अगर कॉम्बाइंड इक्वेशन में देखा जाए, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या टर्म दिखाई देगा भाई, इस तरीके का, जैसे a1 इंटू a2x स्क्वायर दिखाई देगा, फिर xy का टर्म भी दिखाई देगा, तो a1 b2 प्लस ऑफ क्या आएगा b1 a2 दिस इज xy, फिर b1 इंटू b2y स्क्वायर आएगा, फिर x का टर्म भी आएगा, क्या आएगा a1 c2 प्लस ऑफ c2 a1, इस तरीके का x का टर्म आ गया, फिर y का टर्म भी आएगा, y का टर्म क्या आएगा b1 c2 प्लस ऑफ दिस इज b2 c1, है कि नहीं, b2 c1, यहाँ पे दिस इज c1 a2 हो जाएगा, हाँ b2 c1 y, कांस्टेंट टर्म भी आएगा, कांस्टेंट टर्म दिस इज c1 c2 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे, अब जैसे जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर किया जाए, जनरल इक्वेशन से मतलब जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ये बोल देते हैं ए एक्स स्क्वायर, एक्स वाई के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं 2hxy, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं by स्क्वायर, प्लस और ये जो कोफिशिएंट है इसको बोलते थे 2gx, फिर नेक्स्ट 2fy प्लस ऑफ कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जब स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तो उसमें इन तीन टर्म के अलावा, मतलब ये तीन टर्म तो होमोजेनियस में भी दिखाई दे रहा था, मतलब जब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन था, ये तीन एक्स्ट्रा टर्म जनरेट हुए हैं उस कांस्टेंट्स के कारण, ये c1 और c2 के कारण।
भाई C1 C2 कांस्टेंट के कारण ही तो ये 3 एक्स्ट्रा टर्म जनरेट हुआ है। बाकी में देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे सी का टर्म इसी में दिखाई देगा और बाकी इसमें थोड़ी दिखाई देगा। ये जो 3 टर्म है, अगर कांस्टेंट को अगर रिमूव भी कर दे तो भी रहेगा। तो कहने का मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ये। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आ गया है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये कोनिक का इक्वेशन है एक्चुअली में। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, मतलब ये फॉर डिफरेंट कंडीशंस ऑन द कोफिशिएंट्स ए बी एच एफ, ए बी सी एफ जी एच, ये अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन पहले भी डिस्कस कर दिया था, कहीं ना कहीं बताया था एक बार आप लोगों कि क्या क्या कंडीशन होता है। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे ना कि व्हाट विल बी द कंडीशन, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर इट टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे सभी लोग, ध्यान देंगे। तो इसके लिए देखिए तरीका जो है ना, एक क्वाड्रेटिक वाला मेथड भी है। पहले हम क्वाड्रेटिक वाला एक बार मेथड बताते हैं, और भी दूसरा मेथड है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस वाला जो है, मतलब एक्स शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला जो कॉन्सेप्ट है। ऑरिजिन शिफ्ट करके जो भी एक कॉन्सेप्ट है, बाकी वो दोनों ही मेथड से हम इसको डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल जाएगा अलग अलग, दोनों में ही अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए क्या है, हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं या तो एक्स में या तो वाई में बनाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, दैट्स वाई आई एम डराइविंग इट, नहीं तो बाकी कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, चाहे वाई स्क्वायर में बना लेते हैं, किसी में भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस में बनाना हो। एक्स में बना ले, चलिए एक्स में ही बना लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट जो आएगा सबको एक तरफ, तो दिस इज 2hy प्लस ऑफ 2g, देखते रहिएगा ध्यान से एक्स, बाकी सब कांस्टेंट की तरह काम ट्रीटेड होंगे। by स्क्वायर plus 2fy plus of c, this is equal to 0. Now this whole of the equation is a quadratic in x. अब इसका अगर रूट लिखते हैं बाई सिद्धार्थ रूल के अकॉर्डिंग, तो व्हाट इज द रूट, क्या रूट का वैल्यू क्या लिखते हैं बताइए सभी लोग। तो रूट का जो वैल्यू है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 2hy प्लस ऑफ 2g, यही आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस इज 2 बाहर निकाल ले तो 4 आएगा, दिस इज hy प्लस ऑफ g, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a, एंड दिस इज by स्क्वायर प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c, यही आएगा ना, 4ac डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। तो हमें तो लग रहा है ये 2 तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना जी, ये जो टर्म है ये देखिए बाहर आएगा तो कट जाएगा ना, ये ऊपर नीचे कट गया। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके फर्दर लिख देता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ hy प्लस ऑफ g प्लस माइनस अंडर रूट में, अच्छा ये जो अंडर रूट में क्वांटिटी बच रहा है फर्दर y में क्वाड्रेटिक बनाएगा, तो ये बना देगा h स्क्वायर माइनस ऑफ ab इंटू दिस इज y स्क्वायर, और फिर प्लस y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट 2gh आएगा, ठीक है, 2gh, ठीक है, y का कोफिशिएंट 2gh, और यहाँ से क्या आएगा माइनस में, देखिए ध्यान से, y का कोफिशिएंट माइनस 2af माइनस ऑफ 2af, और ये इधर से y, और बाकी कांस्टेंट में जाएगा g स्क्वायर यहाँ से, और इधर से क्या आएगा माइनस ac आएगा, सही है, g स्क्वायर माइनस ac डिवाइडेड बाई नीचे a है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये x एज ए फंक्शन ऑफ y है, इधर सारा का सारा x है और इधर पूरा का पूरा टर्म y में है, दिख रहा है ना। तो x एज ए फंक्शन ऑफ y है, तो जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या ये रूट का जो टर्म है वो रूट का टर्म तो हट जाना चाहिए। तो रूट का टर्म कब हटेगा, जब इसके अंदर में ये जो y में क्वाड्रेटिक है सर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा,
ये जो पूरा का पूरा क्वांटिटी है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तब रूट हट जाएगा ना भाई। रूट अगर रह जाएगा तो फिर स्ट्रेट लाइन कहाँ रहेगा भाई। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं, a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 दिस इज इक्वल टू 0 है। तो x एज ए फंक्शन ऑफ y आएगा तो इसका मतलब रूट का टर्म नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये जो क्वाड्रेटिक का जो रूट है, इस क्वाड्रेटिक का क्या दोनों रूट इक्वल होना चाहिए भाई। इक्वल होगा तभी ना, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट अगर इक्वल होता है तभी तो हम उसको क्या लिखते हैं, तभी तो रूट हटता है, तभी तो हम x माइनस अल्फा स्क्वायर लिखते हैं। तो रूट इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होता है जी बताइए। उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो उससे भी पहले तो ये क्वाड्रेटिक मेंटेन होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तभी तो उसको 2 रूट आएंगे। तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 टू रिमेन इट एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई। समझ में आ रहा है ना। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। एंड दूसरा, अंदर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। वाई में जो क्वाड्रेटिक है तो उसका डी 0 करेंगे, तो अब यहाँ से डी अगर 0 करेंगे तो क्या आएगा बताइए सभी लोग। तो डी अगर निकालेंगे तो बी स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स ऑफ दिस इज जी एच माइनस ऑफ ए एफ इसका स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इंटू दिस इज जी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी दिस इज इक्वल टू 0। 4 आप हटा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बाकी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब तो हो जाए जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आएगा 2a एफ जी एच, सही है। फिर माइनस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जी एच स्क्वायर जी स्क्वायर फिर माइनस एच स्क्वायर ए सी फिर माइनस टाइम्स ऑफ ए बी इंटू जी स्क्वायर फिर प्लस ऑफ क्या आएगा दिस इज ए स्क्वायर बी सी दिस इज इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ से जो टर्म कट रहा हो काट लेते हैं। तो ये टर्म इससे कट जाएगा, कट गया ना। अच्छा, अब जो बच रहा है यहाँ पे क्या क्या टर्म बच रहा है उसको ध्यान दीजिए। क्या क्या टर्म बच रहा है देखिए सभी लोग, कुछ बच रहा होगा ना कि नहीं बच रहा भाई। ए स्क्वायर सब में से ए कॉमन आ जाएगा बाहर निकल के, पहले तो ये दिख रहा है सभी को, एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा ए एफ स्क्वायर माइनस ऑफ ए अगर बाहर निकालेंगे 2f जी एच फिर माइनस ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, अगर ए बाहर निकाल लिया तो सी एच स्क्वायर आएगा फिर माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ ए बी सी आएगा, सही है जी। दिस इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस एक्चुअली ये प्लस हो चुका होगा, ये भी प्लस हो चुका, हाँ ठीक है। माइनस से फिर से वापस अगर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो ये इक्वेशन थोड़ा सजा के लिख देते हैं। ए बी सी प्लस ऑफ क्या दिखाई देगा 2f जी एच माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। यही कंडीशन कुछ हुआ करता था, याद करिए। इसी को डेल्टा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द डेल्टा ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मैं एक बार फिर लिखता हूँ। वाह क्या था, सभी लोग इसको भी याद रखना होगा आप लोगों को, तभी इस पे क्वेश्चन पक्का मिलना ही मिलना है एग्जाम में। एकदम सोच के दिमाग में बिठा लीजिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2h एक्स वाई प्लस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2g एक्स प्लस ऑफ 2f वाई प्लस ऑफ c दिस इज इक्वल टू 0। इसको घोटना पड़ेगा बार बार लिख लिख के तब, ठीक है। तो अब इसका डेल्टा जो होता है, दिस डेल्टा क्या होता है, इसका डेल्टा का वैल्यू बताइए सभी लोग। ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर, यही होता है। बात समझ में आ रही है। और इसी को एक्चुअली में डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिखना हो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसी डेल्टा को लिखते हैं ऐसे, डायगोनली ए बी सी को प्लेस कर दीजिए और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एफ आ जाएगा, फिर ऊपर में इसके जी आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा, एफ जी एच। और सिमेट्रिकली फिर एफ जी एच को इस डायगोनल के नीचे प्लेस कर दीजिए। तो सिमेट्रिकली प्लेस करेंगे तो यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे जी आएगा और फिर यहाँ पे एफ आ जाएगा।
तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आता है, आप लोग करके देख सकते हो। याद रखने में परेशानी अगर हो ना ये वाला इतना भयंकर सा वैल्यू, तो रिमेंबर दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को भी याद रख सकते हो आप। इस डिटर्मिनेंट को अगर याद रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। बाकी एफ जी एच यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसे, ए बी सी डी ई नहीं है, ए बी सी लिखना है, फिर एफ जी एच से चालू जाना, एफ जी एच, फिर उसके बाद सिमेट्रिकली नीचे भी प्लेस कर देंगे तो यही डेल्टा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है एक्चुअली जनरल कोनिक का इक्वेशन, दिस इज ए कोनिक सेक्शन का इक्वेशन, जनरल कोनिक का इक्वेशन है। मैं एक बार फिर से पूरा ही लिखूंगा जो पहले भी बनाया था कन्फिग्रेशन, और कंडीशन फॉर द स्ट्रेट लाइन तो अभी हमने निकाला ही निकाला है। जनरल कोनिक में ये कब कब स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, कब पैराबोला, कब इलिप्स, कब हाइपरबोला, तो वो भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो है ही, साथ रिवाइज भी करते रहना है। तो कभी भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन में अगर ये पता करना हो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन एक तो मिलेगा, एक क्या दो मिल सकता है, तीन भी मिल सकता है। तो सबसे पहला काम जनरल सेकेंड डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा निकाला करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा दो बातें हो सकती है इसमें, डेल्टा या तो जीरो आएगा या तो डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो डेल्टा का वैल्यू जीरो, और साथ ही साथ एक और कंडीशन, एंड एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली लोग इसको ध्यान नहीं देते कि एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तब जाके ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो में अब इसमें तीन बातें हो सकती है, या तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड डिग्री इक्वेशन पैराबोला को, या तो इलिप्स को, या तो हाइपरबोला को, ठीक है। पैराबोला या तो इलिप्स या तो हाइपरबोला को, ठीक है, हाइपरबोला। तो इसके लिए अब सर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये डिफरेंशिएट करेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू। तो इस पैराबोला के लिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, इलिप्स के लिए एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी आएगा, और हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी आएगा। एक्चुअली ये इस सब में इसेंट्रिसिटी होता है, इसमें इसका जो इसेंट्रिसिटी होता है वो एक्चुअली कोनिक का एक इसेंट्रिसिटी होता है, याद रख लीजिए। इसका इसेंट्रिसिटी 1 होता है, इसका इसेंट्रिसिटी इलिप्स का 0 से 1 होगा। बात करेंगे हम आगे कि व्हाट इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी। एक्चुअली दिस इज अ रेशियो ऑफ स्पेशल थिंग, दिस इज इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। और स्ट्रेट लाइन का भी इसेंट्रिसिटी होता है। क्या होता है इसेंट्रिसिटी स्ट्रेट लाइन का, सोच के आइएगा आप लोग, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी, ठीक है। बात करेंगे जब हम बात करेंगे, लेकिन खैर इसके लिए आप लोग को याद रखना है एक स्पेशल केस है अलग से, सर्कल। सर्कल इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है, बट इन दैट केस इसेंट्रिसिटी इज 0, ठीक है। सर्कल का स्पेशल इलिप्स का स्पेशल केस होता है। तो सर्कल में क्या हो जाता है, सर्कल का इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है, एक नाम सुने होंगे कभी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी √2 होता है हमेशा, E इक्वल टू √2। रिमेंबर दिस, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या है, याद रहेगा तो क्या हुआ, टाइम बचेगा हमारा। तो खैर ये सब बातें हमने कर लिया, फोकस अभी हमें करना था इसके ऊपर। डेल्टा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, जैसे एज पर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो जैसे ये इक्वेशन अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या है ये, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा ये। इसको हम सॉल्यूशन के तौर पे अगर देखें तो बी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो सभी लोग बताते चलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर कितना है, तो सर a है, ऊपर 1 है, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आएगा,
बताइए बी क्या है यहाँ पे, वाई स्क्वायर का ऑप्शन 0, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म 1 है, ए बी सी का वैल्यू आ गया। नाउ एफ, एफ का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, एफ कॉफिशिएंट ऑफ 2f, तो y का कॉफिशिएंट ऊपर है ही नहीं 0। सर जी का वैल्यू कितना आएगा, ये भी 0 आएगा। और फिर h का वैल्यू कितना आएगा, ये भी 0 ही आएगा। तो डेल्टा का वैल्यू अगर निकालेंगे, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा का वैल्यू ए बी सी प्लस क्या होता है 2fgh बोलता है माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, यही होता है ना। तो क्या आएगा, डेल्टा का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा, कैलकुलेट करिए भाई। एफ जी एच तो सारे के सारे 0 ही हैं, तो ये सब सारे टर्म तो 0 ही हो गए। और ए बी सी में भी बी का वैल्यू 0 है तो डेल्टा 0 आ गया। तो डेल्टा 0 है तो क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वाई। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है पहले हाँ, ये एक्चुअली में लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं एग्जाम में। खैर ये क्रिटिकल मिस्टेक इतना नहीं करवाएगा आप लोग से एग्जाम में, मैं करवाया हूँ अलग से एग्जाम्पल दे के, समझ में आ रहा है। एक्चुअली एक्स्ट्रा कंडीशन भी चेक करना ज़रूरी है कि नहीं है, इसी से समझ में आएगा। डेल्टा तो 0 है, लेकिन सर एच स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालेंगे ऊपर से तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है जी, 0 है। एंड ए बी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना है जी, ए बी का वैल्यू भी 0 है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया यहाँ पे, एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी आ ही नहीं रहा है। तो दिस इज कंडीशन है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन किसी भी चीज़ का कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये कोनिक क्या है, रियल है, रियल चीज़ें हैं कोनिक सेक्शन, समझ में आ रहा है ना। तो ये नल सेट होगा इन रियल प्लेन में अगर बात करें तो इन रियल प्लेन दैट इज एबव इज नल सेट, ठीक है, एबव इज नल सेट, एक नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज क्लियर हुआ कि नहीं, ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात है लेकिन क्या है कि गलती नहीं करना है, हमें गलती नहीं करना है। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया स्ट्रेस देने के लिए कि एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी, वाई दिस इज ए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। नाउ अब इसमें हमने एक चीज़ और बताए थे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम जो कंडीशन अभी हमने फाइंड आउट किया है, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से निकालने का कोशिश करें तो उसमें भी आपको एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगा और कुछ चीज़ें ध्यान रहेगा। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में क्या है देखिए, मैं ध्यान से अब इस चीज़ को, अभी इसमें कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगी इसलिए मैं इसको भी करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लेट सपोज दैट ये है और एक दूसरा ये है, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट सपोज दैट कुछ है, कुछ भी है, हमें नहीं पता कि क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका अल्फ़ा बीटा है। भाई कोई ना कोई तो होगा, ये लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है, तो इतना समझ में आ रहा है क्या। तो हम ये बोल रहे हैं कि सर ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2 ये आ गया, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। अब ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन था, क्या था इक्वेशन, एक बार बोलिए सभी लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ by स्क्वायर, इसको रटना पड़ेगा, ऐसे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज अ, तो ये पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें स्मॉल y स्मॉल x के रेस्पेक्ट में ये इसका ओरिजिन है। भाई हम बोल रहे हैं अगर ऑरिजिन शिफ्ट कर दिया जाए, सुनिएगा ध्यान से, अगर ऑरिजिन को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें, एक नया कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर बनाए, एक नया कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, दिस इज न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज कैपिटल Y एंड कैपिटल X। तो कैपिटल Y एंड कैपिटल X के रेस्पेक्ट में ध्यान दीजिएगा, O एंड दिस इज O डैश, तो उसके रेस्पेक्ट में ये दोनों लाइन क्या इसके ओरिजिन से होके पास कर रहा है, दिस इज लाइन L1 एंड L2 बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ दिस लाइन। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस याद है क्या, कुछ रिलेशन वगैरह बताया था हमने, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट,
कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। अरे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट कुछ बताया था हमने, क्या बताया था, क्या रिलेशन होता था, एक्स न्यू ओल्ड करके कुछ होता था ना। जैसे एक्स ओल्ड इक्वल टू क्या होता था रिलेशन, अरे ओल्ड पुराने लोग और एक्स न्यू प्लस क्या एच, एच मतलब अल्फा जहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट किया गया, ठीक है। एंड वाई ओल्ड इक्वल टू क्या होता था, वाई न्यू प्लस बीटा, जहाँ पर समझ में आ रहा है ना। तो एक्स ओल्ड मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स ओल्ड मतलब स्मॉल एक्स, एक्स न्यू मतलब कैपिटल एक्स प्लस ऑफ अल्फा, एंड वाई ओल्ड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस ऑफ बीटा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये है भैया, अब हम बोल रहे हैं कि ऑरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं, तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को हम रिप्लेस करने वाले हैं, रिप्लेस करेंगे इस दोनों से, इससे और इससे आई विल रिप्लेस, तो यहाँ पे रख देंगे और रिप्लेसमेंट मारेंगे। तो रिप्लेस अगर करते हैं तो क्या आएगा, ए टाइम्स ऑफ दिस इज कैपिटल एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस दिस इज 2h, दिस इज कैपिटल एक्स प्लस ऑफ अल्फा एंड दिस इज कैपिटल वाई प्लस ऑफ बीटा प्लस ऑफ दिस इज b टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx, x is what, capital X plus alpha, and this is 2fy capital Y plus of beta, and this is plus c equal to 0। ठीक है ना। अब हम ये बोल रहे हैं जब ऑरिजिन शिफ्ट किए तो इसका इक्वेशन एक बार क्या आएगा निकल के, लिख लेते हैं हम लोग। क्या इक्वेशन आएगा बता सकते हो आप लोग, क्या आएगा भाई, सबका कोफिशिएंट इकट्ठा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए एक्स स्क्वायर ही आएगा। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा बता सकते हैं भाई, यहाँ से तो एक्स वाई का टर्म आएगा ही नहीं, यहाँ से आएगा और यहाँ से भी नहीं है, कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ इसी से आएगा। क्या आएगा एक्स वाई का कोफिशिएंट बताइए भाई, एक्स इंटू वाई जब 2h ही आएगा ये, दिस इज 2h एक्स वाई, ठीक है, और बी वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। बाकी में कोई परिवर्तन, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बता सकते हैं, एक्स का कोफिशिएंट सब लोग ध्यान से बताइए, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए, एक्स का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 2x 2a अल्फा, यहाँ से भी मिलेगा। एक्स का टर्म जब बीटा एक्स 2h बीटा मिलेगा, 2h बीटा, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से नहीं यहाँ से मिलेगा, अब प्लस 2g मिलेगा, दिस इज प्लस y का कोफिशिएंट बताइए, y का कोफिशिएंट क्या आएगा, y का कोफिशिएंट सभी लोग बताइए, 2h, पहले 2h अल्फा, आराम से बताइए कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्या आएगा, यहाँ से आएगा ना y का कोफिशिएंट 2b बीटा आएगा, ठीक है, 2b बीटा, और फिर y का टर्म 2f प्लस ऑफ 2f y प्लस कांस्टेंट टर्म भी कुछ आएगा, पहले वाले से क्या आएगा कांस्टेंट टर्म, अरे आएगा ना कांस्टेंट टर्म, नहीं आएगा क्या भाई, ए अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर दूसरे वाले से भी बी बीटा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से भी कुछ आएगा, 2h अल्फा बीटा आएगा, ठीक है, 2h अल्फा बीटा, चाहे मैं इसको उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ जिस ऑर्डर में है ये, हाँ। तो 2h बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2 पहले वाले से कांस्टेंट टर्म ए अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर स्क्रीन नहीं आ रही अभी, एक सेकंड, तो हम ये बोल रहे हैं कांस्टेंट टर्म अगला क्या आएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वाले से क्या आएगा, 2h अल्फा बीटा आएगा, बी बीटा स्क्वायर और प्लस 2g अल्फा प्लस, और क्या आएगा नेक्स्ट, 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन ये जो है,
तो अगर इसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो जो नया इक्वेशन मिलना चाहिए क्या वो होमोजेनियस इक्वेशन मिलना चाहिए? भाई नया इक्वेशन जो नए कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, तो ये ओरिजिन है ना इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ओरिजिन है इसका मतलब क्या है भाई? होमोजेनियस, दिस मस्ट बी ए होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब द एबव एक्सप्रेशन मस्ट बी, ध्यान दीजिएगा अब यही कॉन्सेप्ट आएगा, द एबव एक्सप्रेशन must be homogeneous equation in कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ठीक है, तो अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म, ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी इक्वल टू क्या? 0 होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x ये 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x 0 करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा? ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस ऑफ जी दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा? ए अल्फा प्लस ऑफ एच बीटा प्लस ऑफ जी दिस इज इक्वल टू 0। लेट सपोज इट दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरे वाले से कोफिशिएंट ऑफ y भी 0 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ y को अगर 0 करेंगे तो क्या आएगा निकल के? बताइए सभी लोग। सर ये एच अल्फा प्लस ऑफ क्या आएगा? बी बीटा प्लस ऑफ एफ, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। नाउ कांस्टेंट टर्म शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म दैट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 2h बीटा प्लस ऑफ बी बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 2g अल्फा प्लस ऑफ 2f बीटा प्लस ऑफ c दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको ना थोड़ा सा क्या करने वाले हम? सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इस प्रकार से करेंगे, देखिएगा यहाँ से a अल्फा स्क्वायर है ऐसा रख देते हैं, और यहाँ से 2h बीटा जो है उसको हम क्या करते हैं? बांट देते हैं h बीटा, चाहे अल्फा अल्फा वाला जो टर्म है, एक मिनट इसमें कुछ छूटा है क्या? एक h अल्फा बीटा होगा ना यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ कुछ छूट गया। दिस इज 2h अल्फा बीटा, दिस इज, हाँ ठीक है। यहाँ से एक और टर्म ले लेते हैं, तो एक h अल्फा बीटा यहाँ पे, और यहाँ से g अल्फा को एक अलग से लिख लेते हैं। इसको एक साथ कर दिए, फिर दिस इज b बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ f बीटा यहाँ से ले लिया, चाहे h एक जो इधर बच रहा था उसको ले लो पहले। तो दिस इज h अल्फा बीटा और प्लस बीटा वाला टर्म जो है f बीटा यहाँ पे, बाकी एक जो टर्म और बच रहे हैं यहाँ से g अल्फा बच रहा है, g अल्फा f बीटा प्लस ऑफ c दिस इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? ये हमने क्या किया ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, ये मैनिपुलेशन पहले समझिए सभी लोग। हमने क्या किया? ये अल्फा स्क्वायर अल्फा वाले टर्म को यहाँ लिख दिया, फिर 2h अल्फा बीटा जो था इसको बांट दिया, एक पार्ट यहाँ पे गया और दूसरा पार्ट इसका यहाँ पे गया। ठीक है, फिर 2g अल्फा को भी हमने बांट दिया है, एक पार्ट इसका यहाँ पे गया है और दूसरा पार्ट इसका यहाँ पे गया है। फिर 2f बीटा को भी हमने बांट दिया है, इसका एक हिस्सा जो है इस वाले का एक हिस्सा यहाँ पे है और दूसरा एक हिस्सा यहाँ पे है। कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ है। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि इसमें से अल्फ़ा अगर कॉमन ले ले तो ए अल्फ़ा प्लस ऑफ एच बीटा प्लस ऑफ जी बन जाएगा, और इसमें से अगर बीटा कॉमन ले ले तो ये बी बीटा प्लस ऑफ दिस इज एच अल्फ़ा प्लस ऑफ एफ प्लस ऑफ नेक्स्ट टर्म जो है जी अल्फ़ा प्लस ऑफ एफ बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि ये जो टर्म है ये 0 है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है ये, देखिए ध्यान से, और ये जो टर्म है ये फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से। अगर हम कॉमन अगर ले ले, जैसे बीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, देखिए ध्यान से, ये एक्सप्रेशन दोनों ऊपर नीचे सेम है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है, तो ये भी 0 में चला जाएगा और ये भी 0 में चला जाएगा। तो बच के क्या आ रहा है निकल के? बच के ये आ रहा है निकल के ओवरऑल जो इक्वेशन है इससे बच के निकल के आ रहा है सर जी अल्फ़ा प्लस ऑफ एफ बीटा प्लस ऑफ सी दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को एक बार मैं फिर लिखता हूँ। ए अल्फ़ा मतलब ध्यान से देखिए, यहीं से देखिए समझ में आ जाएगा
कि ए अल्फ़ा एच बीटा प्लस जी इक्वल टू 0, एच अल्फ़ा बी बीटा। यहाँ से मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एक बार देखिए, तीनों को देखेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला वाला क्या है, एक बार बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, ए अल्फ़ा प्लस क्या है, एच बीटा प्लस ऑफ जी दिस इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है जी, दूसरा वाला है एच अल्फ़ा प्लस ऑफ बी बीटा प्लस ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या है, जी अल्फ़ा प्लस ऑफ एफ बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, अगर 3 स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जाए, 3 स्ट्रेट लाइन, इस तरीके का 3 स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जाए, सर ए एक्स प्लस ऑफ एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन, दूसरा लाइन एच एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ एफ इक्वल टू 0, एंड तीसरा लाइन जी एक्स प्लस ऑफ एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या फील हो रहा है इन तीनों को देख के, भाई ये तीनों लाइन कनकरेंट है, कनकरेंट है कि नहीं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन फॉर कनकरेंसी होता क्या है, कंडीशन फॉर कनकरेंसी होता है डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब सबका कोफिशिएंट ए एच और जी, दूसरे वाले का कोफिशिएंट एच बी और एफ, तीसरे वाले का कोफिशिएंट जी एफ और सी, क्या यही चीज़ आ रहा है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आया है। अब एक्चुअली में क्या है, किसी भी दो को सॉल्व कर देंगे, किसी भी दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट पहला और दूसरा को सॉल्व कर देते, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जैसे ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ लेता है बच्चा लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो किसी भी दो लाइन को सॉल्व कर देते। अल्फ़ा बीटा था क्या ओरिजिनली, अल्फ़ा बीटा वाज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो जैसे इसको सॉल्व कर देते हैं हम, ए एक्स प्लस ऑफ एच वाई प्लस ऑफ जी एंड इक्वल टू 0, दूसरा है क्या है, एच एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ एफ इक्वल टू 0। कभी सॉल्व किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में एच एफ माइनस बी जी इक्वल टू माइनस ऑफ वाई टाइम्स क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस ऑफ जी एच इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन में क्या आएगा भाई, ए बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, यहाँ से एच एफ माइनस ऑफ बी जी अपॉन ए बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर, चाहे माइनस को अगर थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए तो ये दिखाई देगा बी जी माइनस ऑफ एच एफ अपॉन में क्या दिखाई देगा, एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। और सिमिलरली y का वैल्यू क्या आएगा निकल के, बताइए y का वैल्यू क्या आएगा जी, भाई y इक्वल टू कुछ तो आएगा, क्या आएगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या, माइनस टाइम्स ऑफ क्या होगा, ए एफ माइनस ऑफ जी एच अपॉन में ए बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर आएगा कि नहीं। इस माइनस को नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा ए एफ माइनस ऑफ जी एच अपॉन में क्या, एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। अब ये बताइए कि रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब मिलेगा, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी मिलेगा जब ये नीचे में जो क्वांटिटी है बाय फॉर रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, सही बात है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है कि ये जो टर्म है ये कंडीशन यहाँ से भी निकल के आ जाता है। तो इसीलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए दो कंडीशन है, दैट इज डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड क्या, एच स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू ए बी। रटना नहीं है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपके पास ये यहाँ से देखिए ये जो डेल्टा है ना, इसी डेल्टा से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि खाली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो ये है ना आपके पास कोफिशिएंट्स, ये एक्चुअली में ये 3 लाइन है देवता लोग, ये 3 लाइन है, समझ में आ रहा है कुछ, ये 3 लाइन है।
एक्चुअली में सबके पीछे एक्स वाई चिपकाना है बस। ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। किसी भी दो लाइन को पकड़ के सॉल्व कर दीजिए, दैट विल गिव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है। ये जो अभी हमने इतना थ्योरी पूरा मतलब करके बताया, इसमें तो पहला चीज देखिए क्या क्या सीखने के लिए मिला। पहला शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट, कि ऑरिजिन अगर शिफ्ट कर दिया जाए उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो जो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा उसके रेस्पेक्ट में वो दोनों लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, तो इक्वेशन भी होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट होमोजेनियस में कब कन्वर्ट होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी जीरो होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई भी जीरो होगा और कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो तीनों को जीरो बना के वहीं से कंडीशन निकल के आ गया हमारे पास, मैनिपुलेट किया गया बाकी कंडीशंस को, तो कंडीशन निकल के आया सेम कंडीशन, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। फिर इसमें एक चीज और सीखने के लिए मिला कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो हमें क्या, किसी भी दो लाइन को सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। अरे कुछ चीज़ें समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, पहले ये बताइए। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ दिमाग में? अंडरस्टैंडिंग देखिए बहुत ज़रूरी है। थ्योरी अगर ढंग से क्लियर होगा तो क्वेश्चन क्या है अनेकों बनेंगे, बाकी तो आप खुद ही सक्षम है कर लेंगे, इसमें कोई समस्या ही नहीं आएगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे हम लोग करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट डाउन ए प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10xy प्लस ऑफ दिस इज 12y स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 16y माइनस ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that above equation in x and y represents pair of straight lines। चालू हो जाइए फटाफट, represents a pair of straight line, pair of straight lines। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फाइंड इट। उसमें सिखाएंगे, अभी बताते हैं। देखिए इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लिखना है हमें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए का वैल्यू कितना है जी, लैम्डा। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 12 है। सी का वैल्यू कितना है, -3 है। एफ का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एफ इक्वल टू बताइए भाई, एफ इज 2f, 2f मतलब -8। जी का वैल्यू कितना है, 5/2 है। और एफ जी एच का वैल्यू कितना है, -5 है। सही है। तो ये सारा वैल्यू आगे निकल के अब हमें डेल्टा इक्वल टू 0 में रख देना है। तो डेल्टा इक्वल टू 0, ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी सी मल्टीप्लाई कर तो डेल्टा इक्वल टू 0 का डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ। ए बी सी प्लस क्या होता है, 2f जी एच माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ए बी सी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 लैम्डा प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ जी एच, एफ का वैल्यू -8, जी का वैल्यू 5/2, एच का वैल्यू -5 है, माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज 64 है, दिस इज 64 है, माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर, बी इंटू दिस इज 25/4, सही है। और माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर, तो माइनस माइनस +3, एच स्क्वायर इज दिस इज 25, दिस इज इक्वल टू 0, सही है जी। अच्छा अब यहाँ से अगर देखें तो लैम्डा वाला यही दोनों टर्म है, तो ये 100 लैम्डा हो जाएगा। 100 लैम्डा इक्वल टू, मैं उस तरफ ले गया, बाकी को मैं इधर ही रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा,
और ये 25 गुणे कितना है, ये 8, तो कितना हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया। अच्छा ये और ये तो कट ही जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं। अब लैम्डा इक्वल टू 2 अगर रख देंगे वापस से इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, सभी लोग देखिए ध्यान से, इक्वेशन क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन, बोलिए एक बार सभी लोग। 2x² माइनस 10xy, दिस इज 2x² माइनस ऑफ 10xy प्लस ऑफ 12y² और प्लस कितना है बताइए, प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3, प्लस 5x माइनस 16y माइनस ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 0, यही है ना। अब ये दो लाइन तो है भैया, दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दो लाइन ये रिप्रेजेंट अगर कर रहा है, तो इसमें ये जो होमोजेनियस पार्ट है, ध्यान दीजिए, इसमें ये जो होमोजेनियस पार्ट है और ये नॉन होमोजेनियस पार्ट है, तो हमें ये बताइए ये नॉन होमोजेनियस पार्ट किसके कारण पैदा होता है। हमने कॉन्सेप्ट में बताया, इसलिए पूरा जड़ से बताया चीज़ों को। ये नॉन होमोजेनियस पार्ट किसके कारण पैदा होता है, कांस्टेंट के कारण। तो कभी भी इस टाइप से अगर फैक्टराइजेशन करना हो तो पहले फर्स्ट फैक्टराइज होमोजेनियस पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो किसी किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है ना। फर्स्ट फैक्टराइज होमोजेनियस पार्ट, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। होमोजेनियस पार्ट को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो होमोजेनियस पार्ट को अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना 24, तो ये 2x² माइनस 24 हो गया, तो बीच वाला टर्म ब्रेक होगा कितना 6xy माइनस ऑफ 4xy और प्लस 12y² हो जाएगा, ठीक है। तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस ऑफ 3y आ गया, सही है। इसमें से भी क्या कॉमन आएगा, 4y कॉमन आएगा, तो x माइनस ऑफ 3y, तो ये फैक्टराइज होके बन गया दिस इज 2x माइनस ऑफ 4y, और फिर ये अंदर क्या आ गया x माइनस ऑफ 3y, यही है ना जी, ये आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जब फैक्टराइज हो जाए इतना होमोजेनियस पार्ट, तो होमोजेनियस पार्ट में ही स्लोप होता है एक्चुअली में, स्लोप वगैरह एवरीथिंग तो इसी में रहता है। तो अब बस इसमें एक कांस्टेंट इधर ऐड कर दीजिए, कांस्टेंट इधर ऐड कर दीजिए, तो ये 2x माइनस ऑफ 4y प्लस C1 इधर ऐड हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट x माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ C2 इधर ऐड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। अब C1 C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कंपेयर करा लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से बताइए कोफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा निकल के, यहाँ से कॉमन सेंस से बताइए फटाफट, कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकलेगा जी, C1 इंटू एक्स, तो मतलब C1 आ जाएगा, फिर C2 तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू में इधर कितना है कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर वाले में 5 है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ y से भी इक्वेशन बना लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ y से बनाएंगे तो इधर -3y और कांस्टेंट C1, तो माइनस ऑफ 3C1 आएगा और फिर माइनस ऑफ 4C2 आएगा, ठीक है। इक्वल टू ऊपर में कितना था कोफिशिएंट ऑफ y -16 था, तो -16 आ गया। और एक और बनाना हो तो बना सकते हैं, खैर काम तो इससे भी चल जाएगा, कांस्टेंट टर्म वाला, दैट इज C1 इंटू C2। तो C1 इंटू C2 इज इक्वल टू जो है यहाँ पे C1 इंटू C2 कांस्टेंट टर्म जो है किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल आएगा। अब ये 3 इक्वेशन है, अननोन तो 2 ही है अपने, तो किसी भी 2 को पकड़ लेंगे, इसको ले लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर -3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, चाहे +3 से पहले वाले में मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या बन जाएगा, दिस इज 3C1 प्लस ऑफ 6C2, दिस इज इक्वल टू 15, और फिर माइनस ऑफ 3C1 माइनस ऑफ 4C2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16। अब दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो ये इससे कट जाएगा, दिस इज 2C2 इक्वल टू -1, तो C2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस ऑफ 1/2। तो C2 का वैल्यू आ गया, तो क्या C1 भी आ जाएगा, C1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ -2C2, तो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स कितना है जी, C2 का वैल्यू -1 है ना, -1/2, तो +1 हो जाएगा, तो ये 6 आ गया।
तो C1 आ गया 6, तो C1 C2 आ गया, तो C1 C2 अब रख देंगे तो हमें लाइंस मिल जाएंगे यहाँ पे, यहीं पे। तो ये लाइंस क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। बाई लाइंस हो गया, दिस इज 2x माइनस ऑफ 4y प्लस C1 इज वाट प्लस 6 एंड C2 कितना है x माइनस ऑफ 3y, C2 का वैल्यू माइनस ऑफ 1/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो यही लाइंस आ जाएंगी। कोई समस्या है क्या किसी को? तो इस प्रकार से क्या है कि पेयर ऑफ लाइंस को अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। और बाकी तीसरा इक्वेशन अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो और भी बातें हम करते हैं अगले टर्न पे, ठीक है। तो बाकी आप लोग पहले इसको पूरे को एक बार ना पढ़िएगा और रिवाइज करिएगा कायदे से। भाई इतना सब कुछ बताया गया, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट बहुत है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट को डीप रूटेड जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको अगर हम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन तो क्या है, इधर उधर आलतू फालतू डेटा वेटा चेंज करके 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन करने के लिए क्या 1000 क्वेश्चन करना होगा? बिल्कुल नहीं करना। हमें करना पड़ेगा 100 क्वेश्चन ही, 100 क्वेश्चन करके ही पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए हमारा। तो थ्योरी उसके लिए क्या है, पूरा क्लियर होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, जड़ से पता होना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन घुमा फिरा के आड़ा टेढ़ा कुछ भी आएगा तो हम कर सकते हैं। तो चीज़ें याद रखिए, सबसे पहली बात, सब जितने भी चीज़ें बताई जाती है सबको याद रखिए, इंटरलिंकिंग करना सीखिए। तो वो सब चीज़ें हैं, तो बार बार करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी हम मिलते हैं कल अगले टर्न पे। इतना आप लोग पहले रिवाइज करके और क्वेश्चन वोश्चन इस पर अभी कर लेंगे, थोड़ा बहुत और बचा है। होमोजेनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो पढ़ लेंगे। फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम सर्कल के ऊपर चलेंगे, ठीक है।